नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज की वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें 23 अगस्त की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, ये कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। इसमें पूरी मैथ्स रहेगी, सॉल्यूशन एकदम आसान भाषा में रहेंगे ताकि आने वाली शिफ्टों में आपको वह ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको सही तरीके से कर पाएं और अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सकें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन अगली शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं तो आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है अच्छे से देखने हैं ताकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन अलग डेटा के साथ दूसरी शिफ्टों में आए तो आप उसको आसानी से कर सके। बहुत सरल और आसान भाषा में रहेंगे। ये सारा पेपर जो है एनसीईआरटी की 9, 10, 11, 12 की किताब से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। मैंने काफी क्वेश्चंस को क्रॉस चेक किया जिसमें ये काफी क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, जो रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एचसीएफ हमको निकालना है इनका, है ना। इनका सिंपली जो फ्रैक्शन वाला होता है उसमें हम देखिए क्या करते हैं कि 5 बटे ये 100 हो जाएगा, 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ 5 बटे 10 हो गया, यहाँ पे ये 25 बटे 100 हो जाएगा और यहाँ 125 बटे 100। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना होता है यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसे हम कहते हैं, अगर वो निकालना होता है हमें तो उसमें कुछ नहीं करते, हम ऊपर वाले में एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर में अगर हम एचसीएफ लेंगे तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए इसमें भी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, इसमें भी 5 की क्यूब। तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है वो 5 और नीचे एलसीएम लीस्ट नंबर यानी कि 100। तो नीचे क्या आ जाएगा 100 जो सब में ही कम से कम कॉमन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.05 जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अगर दोबारा आया अगली बार अगली शिफ्ट में तो इसको आप जरूर करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 है। तो ऐसे केस में हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 4, 6, 7, 8 और 9 का, प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे क्या 3। तो इनका एलसीएम अगर देखें हम तो इनका एलसीएम आता है हमारा 504 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 507 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन थर्ड यानी सी हमारा सही आंसर है। देखिए सॉल्यूशन को थोड़ा सा फास्ट रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन जहां पे आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके का अप्रोच रखना है वो भी बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि 30 टेबलों की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताने। देखिए 30 टेबलों का क्रय मूल्य अगर 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:3, यानी 4 की चीज को 3 में बेच दी, 1 की हानि, है ना। अब ये 1 की हानि हो रही है किस पे 4 पे। तो अगर हम इसको अब ये तो वैसे हमें पता होना चाहिए 1/4 को जो हम क्या कहते हैं 25% कहते हैं। तो यानी कि जो इसको हानि होगी वो कितनी हो जाएगी 25% की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25 कैसे आया, इसको 100 से गुणा कर लेंगे, 4 से ये 25 बारी में चला जाएगा, ठीक है। ये लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बतानी है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट प्राइस हम पहले लिखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखिए कि 10 रुपए में वो क्या कर रहा है कि 4 संतरे यानी कि 4 संतरे वो कितने रुपए में 10 रुपए में खरीद रहा है। उसकी बात क्या कर रहा है वो 5 संतरे वो भी 10 रुपए में। अब ये दोनों के हैं बराबर हैं, तो सबसे पहले इसको बराबर बनाने के लिए हम यहाँ पे दोनों जगह 5 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी दोनों जगह 4 से गुणा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये 50 रुपए हो गया, ये 40 रुपए, ठीक है जी। ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए क्या हो गया, ये 40 संतरे उसने इन टोटल खरीदे कितने 90 रुपए में, ठीक है। अब उसने बेचा क्या है, उसने बेच दिया है 20 रुपए में 9 संतरे। 9 संतरे उसने, ये इसका विक्रय मूल्य की बात हो गई कि 9 रुपए में 20 संतरे। अब देखिए खरीदे उसने 40 संतरे और बेचे वो 9 रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 40 से गुना कर लेते हैं, इसको 9 से, है ना, इसको 9 से। तो इधर ये 9 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 810 और इसको 40 से करेंगे तो ये 800, ठीक है। यानी कि 360 उसने संतरे खरीदे और 360 ही बेच दिए। बराबर करना है, इसमें सिंपली खेल बराबर का है। तो देखिए 810 रुपए की चीज उसने 800 रुपए में बेच दी, तो 10 रुपए का उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है।
और ये कितने पे हो रहा है, ये 810 रुपए में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इसको गुना कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 100/81। तो इसका आंसर जो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 सही 19/81 की उसको हानि हुई। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 सही 19/81 की इसको हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो प्रकार के चावल है जिसमें 11 रुपए प्रति किलो और एक है 21 रुपए प्रति किलो। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके किस अनुपात में मिलाया गया कि जो मिश्रण आएगा उसको उसका जो क्रय मूल्य आया वो 17 रुपए प्रति किलो आया। तो देखिए मिक्सचर और एलिगेशन का है, 11 रुपए और 21 रुपए, अब इसको मिला दिया कितने पे, 17 रुपए पे। तो हमें कुछ नहीं करना होता, 17 से 11 गया 6, 21 में से हमारा 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो जब इसको हम अनुपात में ले लेंगे तो 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको जरा से भी स्लो लगे तो आप स्पीड कम कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को दोबारा देखिए, जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि ये एक धनराशि दुगनी हो रही है ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्याज दर समय अपॉन 100। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है 1 रुपए, मूल जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी 1 रुपए ले रखा है धनराशि, और ब्याज दर हमारी 12.5 है, और टाइम जो दिखा रहा है यही हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक है ना, तो टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100/12.5। और एक चीज और याद रखनी है कि ये ऐसा क्वेश्चन हमें हर बार रिपीट हो रहा है, अगले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जब भी डबल हो रही है बात, ठीक है, और ब्याज दर दे रखी है और समय पूछा जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, 100 से जो है उसकी ब्याज दर को डिवाइड कर देना होता है, वही समय आ जाएगा। देखिए वो भी यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 125 से पूरा 8 बारी में चला जाएगा। तो यानी कि 8 साल का समय लगेगा उसको दुगना होने के लिए साधारण ब्याज पे, है ना। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो धनराशि क्या है, साधारण ब्याज पे ही लग रही है। अगर कुछ दिया होता तो चक्रवर्ती ब्याज दिया होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया था, यानी साधारण ब्याज की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही किया जाता है तो पूरा काम काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बतानी है। देखिए जितने भी श्रमिक आएंगे सबकी एफिशिएंसी जो होगी, मान लेते हैं 1-1 यानी बराबर हो जाएगी। एफिशिएंसी जो होगी, सभी कार्य कुशलता वो सभी श्रमिकों की बराबर होगी। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसमें फॉर्मूला लगता है MDH का, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अब यहाँ पे देखिए क्या कि 200 आदमी 150 दिन तक कोई काम करना है, लेकिन 50 दिन के अंदर वो 1/4 काम करते हैं। तो अगर हम टोटल वर्क 4 मान ले तो इसमें एक हिस्सा काम जो है 200 आदमी 50 दिन में ही कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ अतिरिक्त आदमी जो लगे होंगे, कुल मिला के 200 आदमी प्लस कुछ, उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब उन्होंने बाकी बचा हुआ काम अगर कंप्लीट करना है उतने ही टाइम में, 50 दिन का काम हो गया, बचा कितना है, ये 100 दिन का काम बचा है। ठीक है ना, अब 4 हिस्से के काम में से एक हिस्सा हो गया तो बचा कितना, 3 हिस्से का काम। तो ये 100 से यहाँ से जो है ये 2 0 चला गया, और यहाँ से x जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 300। ठीक है ना, तो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा आदमी जो लगा होगा वो कितना लगा है, 200 प्लस 100। ठीक है ना, क्योंकि 200 ऑलरेडी आदमी काम कर रहा था, 100 आदमी को अतिरिक्त लगाया उस काम को सही उतने ही समय पे कंप्लीट करने के लिए। तो सही आंसर उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर उस काम को, देखिए इसमें है क्या, इसमें भी यही सेम प्रीवियस वाला जो कंसेप्ट है वही लगेगा। तो 12 पुरुष और 18 महिला इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और उतना ही काम जो है 9 पुरुष और 18 महिला कितने दिन में कर रही है, वो 12 दिन में कर रही है। तो देखिए 2 से ये 2 से 6 बारी में, 2 से ये 5 बारी में। तो अब ये 12 पंजे 60 हो गया और 9 छिका 54। तो यहाँ से 50, जब 54 में से 50 जाएगा तो बचाएगा कितना, 4 पुरुष। ठीक है ना, अब ये 90 हो गया, 90 औरत, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 108 औरतें। तो 90, 108 औरतों में से अगर 90 चला जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 18 औरत यानी महिला। तो यहाँ से अगर हम देखें
एक सेकंड, ये 12 पंजे 60 और कितना हो गया ये 54, तो यहाँ पे 6 बचेगा ना, 60 और 60 में से अगर 54 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 ये 3 बारी में। तो महिला और पुरुष और महिला का जो अनुपात आ जाएगा कार्य कुशलता एफिशिएंसी का, वो कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है ना। तो अब हम टोटल वर्क टोटल कार्य निकाल लेते हैं, कैसे 12 गुना, अब यहाँ पे पुरुष की एफिशिएंसी आ रही है 3, 18 और महिला की एफिशिएंसी आ रही है 1, तो ये हमारा टोटल कितना काम हो जाएगा, ये हमारा काम हो जाएगा 540, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और यहाँ पे जो है कितना, ये हम 10 से भी इंटू करेंगे है ना, 36 और 54 और ये 10 से 10 ग्राम, तो यानी कि ये टोटल काम जो हो गया हमारा कितना हो गया 540। अब इस 540 काम को कौन कौन कर रहा है, इस 540 काम को कर रहे हैं 2 पुरुष, तो 2 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 3, 2 पुरुष की 2 गुना 6 और 3 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 1 तो 3 महिला की 3, तो ये 540 को जब हम करेंगे 3 दूना 6 और ये 3, तो यानी कि 9 से, तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 60 बारी में, तो 60 दिन लग रहे हैं उनको ये काम करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 रेलगाड़ी क्रमशः ये कितना 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। यदि तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए मान लेते हैं क्या, ये एक रेलगाड़ी है ना, इस रेलगाड़ी में एक ये आदमी बैठा है, अब इस रेलगाड़ी को ये फास्ट चलने वाली है ना और ये स्लो है, तो ये क्रॉस करती है, तो एक्चुअल में क्या करेगी, वो अपना ही डिस्टेंस जो ये दूरी है एल डिस्टेंस, इसी को वो पार करेगी, तो अब उसकी बतानी है लेंथ। तो देखिए क्या है कि ये लेंथ जो, अच्छा डिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, तो ये लेंथ हो गया है ना। अब लेंथ के बाद स्पीड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रही है तो स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो स्पीड क्या होता है प्लस हो जाता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 59 में से अगर 32 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कंवर्ट करने के लिए 5/18 से कर लेते हैं गुना, और यहाँ आ जाएगा 16 सेकंड, ठीक है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये 2 से 8 बारी में चला जाएगा, तो 8 पंजे 40 और ये कितना आ गया 3 से 120 मीटर। तो लंबाई जो आएगी तेज चलने वाली ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी 120 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 67 मीटर जो है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ठीक है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या है एक्चुअल में कि जब वो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये तो हमें जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, एक्चुअल में वो क्या है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, तो आदमी को खड़े करने में वो अपनी ट्रेन, एक्चुअल में ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है, जो कि अभी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं ट्रेन की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, तो यहाँ डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 67 मीटर लंबी ट्रेन और 33 मीटर लंबी गुफा, ठीक है ना। ये स्पीड हमको निकालनी है और टाइम 10 सेकंड में, तो ये स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 100/10, तो यानी कि स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की। अब यहाँ पे फिर से डिस्टेंस स्पीड का टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो 67 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, स्पीड है 10 और टाइम आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो टाइम सीधा सीधा दिख रहा है 6.7 सेकंड आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निखिल और ऋतु की आय जो है 2:1 है के अनुपात में है, वह 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के इसमें जो है बचत करते हैं। यदि निखिल और ऋतु दोनों की ही कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या दे रखा है कि ये 4:1 यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये दे रखी है 10,000। इनकी सेविंग जो दे रखी है हमको कितनी दे रखी है, इस 10,000, तो ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है कितना है 2,000 रुपए इनकी सेविंग है, तो ये भी 2,000 से ये गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8,000, और ये भी अगर 2,000 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2,000। तो यानी कि क्या हुआ, ये निखिल और ऋतु की सेविंग जो आ गई वो 8,000 और 2,000 आई। अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ लिख लेते हैं इनकम, यहाँ लिख लेते हैं क्या एक्सपेंडिचर, है ना, जो उन्होंने खर्चा किया।
तो इनकम कितनी है उनकी 2:1 है, और उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5:3 के रूप में वो खर्च करते हैं। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर में जब हम माइनस कर देंगे तो यही हमारी बचत यानी कि सेविंग आ जाती है। तो ये सेविंग दे रखी है कितनी 8,000, ये हमने निकाली 2,000। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि इस 3 को 2 से इंटू करके यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ गया 6 आ गया। 5 को 1 से इंटू करेंगे तो वो कितना आ गया 1। फिर इस 3 को इस 8,000 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 24,000। इस 5 को 2,000 से इंटू कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000। अब ये जो नंबर आया इसका डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा इसका एक का ही डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ तो ऑलरेडी एक ही का डिफरेंस आया है, अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू आती तो हम उस 3 की वैल्यू को हम 1 की वैल्यू निकालते कि 1 यूनिट की क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ ऑलरेडी 1 यूनिट की वैल्यू आई है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, ये 14,000 के बराबर आ गई। तो अब हमें इनकम निकालनी है, तो इनकम का अनुपात क्या है 2:1। तो इन सबको 14,000 से गुणा कर लो, इसको भी 14,000 से गुणा कर लो, तो ये कितना आ गया 28,000 और 14,000। तो इसमें जो ऑप्शन है 28,000 14,000, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 28,000 और 14,000, यही इसका सही आंसर है। अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आप इसको सही करके जरूर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो है अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर वो 20% नंबर लाया और उसमें अगर 5 नंबर और लाया होता तो वो पास कर जाता, ठीक है। उसके बाद अगर वो 30% नंबर लाता है, उसमें क्या करता है वो 20% नंबर अधिक ले आता है, तो इस 30 में से अगर वो 20 नंबर कम भी ले आया होता तब भी पास हो जाता। तो दोनों कंडीशन में हमने पास पास वाली कंडीशन को इक्वेट कर लिया। तो अब देखिए ये 30% में से 20% गया तो ये 10 आ गया, ठीक है ना, और ये 20 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 25। तो 10% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250, ठीक है ना, ये सीधा सीधा 10 गुना है। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है क्या कि हमको वैसे इसमें निकालना क्या है कि हमें परसेंटेज निकालना है पास होने का। तो हम इसमें 100 नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, अगर हम देखें कि 25, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर ले तो 5 नंबर का कितना परसेंट हो जाएगा 2%, है ना। 20% लाया वो प्लस 2% और लिया होता तो पास कर जाता, यानी कि 22% नंबर चाहिए पास करने के लिए, जो कि ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है 22%। देखिए एक्चुअल में क्या था कि 10% का जो नंबर आया था वो 25 था, तो यानी कि 5 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 2%, यानी 2% ही 5 नंबर है। तो 20% में 2% ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा, यानी 22% उसको नंबर चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1,600 रुपए है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है हमें। देखिए सबसे पहले क्या बात हुई, यहाँ पे उसने साधारण ब्याज दे दिया है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कैसे, तो देखिए 2 साल की बात हो रही है और 5% का साधारण ब्याज दिया, यानी कि उसका एक्चुअल में 10% का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना जी। अब 10% का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस 10% की वैल्यू जो दे रखी है हमको कितनी दे रखी है 1,600, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना जी। अब 16,000 प्रिंसिपल हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल बाहर कर लो 1 + R/100 का, ये टाइम हो जाएगा -1, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा। तो 16,000 इधर हो गया, ठीक है ना जी। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहाँ पे 5%, तो ये 5% को अगर हम देखें तो कितना होता है 1/20, तो ये 1/20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/20 और 1 इधर गया 21, तो 21/20 का 3 साल की बात हो रही है क्यों, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है ना जी। तो ये 16,000 इधर बाहर आ गया और ये 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना हो जाता है ये हमारा 8,000, ठीक है। अब यहाँ 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, ये हमको सॉल्व कर लेना है। तो ये 8 से ये 2 बारी में चला गया, ठीक है ना। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला लाएंगे आया, तो a माइनस बी, फिर a स्क्वायर हमारा 441 प्लस बी स्क्वायर 400 प्लस a इंटू बी, तो ये कितना आ जाता है हमारा a इंटू बी 420, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाता है ये 2 गुना 1261। तो इसको अगर हम निकाले 2 2, तो लास्ट में डबल 2 वाला है ऑप्शन,
तो यानी कि ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2522 रुपए इसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 3 साल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% के हिसाब से प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए पर साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो एक्चुअल में ये एक ही साल हो गया है ना, एक साल हो गया। अब एक साल पे जो है हमें निकालना है सिंपली, तो ये 73,000 और एक साल की बात की जाए तो कितनी, एक साल पे 15%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 से जीरो, 15 दिया 45, 50, 105, 109, तो ये 10,950 वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ नहीं था, इसका एक साल का साधारण ब्याज निकालना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4,475 रुपए अंकित और 15% की छूट है ना पर दी जाती है, तो एक जोड़े पर तो कितनी छूट। तो देखिए मार्क प्राइस अंकित मूल्य 475 रुपए है और 15% की छूट दे दी गई है, तो छूट ही पूछ रहा है, तो इसकी 15% की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी 15% की वैल्यू हम देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो ये 75 हो जाएगा और 175 हो गया ना, और ये 105, 112, 10 हो गया, 60 और एक ये 70 और एक 71, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 71.225। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट था सिंपली 71 रुपए 25 पैसे इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। ठीक है, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य हमें बताना है। देखिए क्या है कि इसमें सेल्स टैक्स लगा रहा है, तो सेल्स टैक्स क्या होता है, वो सरकार के बिहाफ पे यानी सरकार की जगह पे दुकानदार ग्राहक से वसूलता है। तो मान लेते हैं ये अंकित मूल्य हो गया, इसके ऊपर उसने सबसे पहले तो क्या करा, 10% की छूट दे दी, तो यानी इसके 90% पे उसने उसको ग्राहक को दिया, लेकिन अब उसके ऊपर उसने 8% का सेल्स टैक्स लगा लिया, तो इसके 8 इस मूल्य के 108% पे उसने बेचा। तो अब भुगतान कितने का किया, तो ग्राहक ने 34,020 रुपए का भुगतान कर दिया। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से देखें 9 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 9 से ये 3,780 बारी में चला जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 5 10, 2 4 8 हो जाएगा, और ये 2 5 10 इधर से 5 बार चला गया। अब ये 54 बारी में या सीधा सीधा हमको दिख रहा है कितनी, ये 7 बारी में जा रहा है, तो ये 70 हो गया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये 7 गुना 5 35, और 35 का मल्टीपल यानी कि 35,000। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना, हमें सिंपली आंसर निकाल के जल्दी से आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x और 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत बताना है। तो देखिए x प्लस 1/x का औसत कितना है, m। ठीक है ना, तो यहाँ पे x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2 है। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, है ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर। तो यहाँ से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो 2 से इधर उधर दोनों जगह डिवाइड कर देंगे, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इससे भी कटेगा और 2 इससे भी कटेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 दे रखा है ना, संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो एवरेज होता क्या है एक्चुअल में, देखिए एवरेज क्या है कि 1 2 3 4, ये फिर 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर और बीच में एक नंबर, ये 5वां, तो यानी कि कितना हो गया, ये 9। तो ये 9 इवन नंबर है जिनका एवरेज क्या है 132। तो एवरेज ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें ऑड नंबर संख्या होती है, तो उसमें बीच वाली जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, एवरेज। तो ये 132 हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 2 2 2 2 का गैप हो गया इधर से ना, तो ये कितनी बारी में हो गया, ये 4 2 8। तो 132 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो ये कितनी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये सबसे छोटी वैल्यू। तो ये हमारी कितनी हो जाती है, 132 में से 8 माइनस करेंगे तो 124। इसी तरीके से जब 132 में हम 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 2 का गैप होता है इवन नंबर में, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 40। तो इसी का डिफरेंस इससे पूछा गया है।
तो सब फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस, तो 140 में से 124 जाएगा तो 16 आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम का प्रारंभिक यानी ओरिजिनल वैल्यू बताना है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1 पे 4 यानी 4 पे 1। तो क्या हुआ है, ये वृद्धि हुई है। तो मान लेते हैं क्या प्राइस जो है वो क्या हुआ है, पहले अगर 4 था तो अब कितना हो गया 5। तो कंजप्शन जो खपत हो जाती है वो उल्टी हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी। ये तरीका मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी पहले ही बताया हुआ है आपको, और काफी वीडियोस में बताया कि ये एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप ऐसे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसके आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब देखिए कंजप्शन में क्या है, ये 1 की कमी आ रही है, तो यही 1 की कमी क्या दे रखी है 6 किलो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 6 किलो, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो यानी कि वो पहले कितना 30 किलो खरीदता था। ठीक है ना, तो अब 1200 रुपए में, तो यानी कि 30 किलो वो खरीदता था कितने रुपए में, वो खरीदता था 1200 रुपए में। तो 1 किलो अब वो कितने में खरीदेगा, खरीदता था, इसका मतलब वो खरीदता था 1 किलो 400 रुपए में। तो यही दाम जो है वो पूछ रहा है उसका। तो अभी एक सेकेंड, यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 गया और ये 40 आ जाएगा। तो यानी कि 1 किलो जो है वो 40 रुपए में खरीदता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस आ गया इसका ये। अगर वो करंट प्राइस पूछता यानी घटा हुआ प्राइस, तो यहाँ से हम 6 से इंटू कर लेते थे तो ये 24। तो अब इस 30 की जगह हम 24 का रख के अपना कैलकुलेशन कर लेते, तो 1 किलो का फिर वो 1200 डिवाइडेड बाय 24 हो जाता हमारा। ठीक है ना, तो 50 रुपए हो जाता, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये सही आंसर नहीं है हमारा, ये सही आंसर है। ओरिजिनल प्राइस पूछी है उसने पहले वाली, गलती मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन एक जो है यूनिवर्सल सॉल्यूशन मेरे को लगता है, जिससे मैंने अपने ही सारे एग्जाम्स में ये वाले तरीके से सारे ही क्वेश्चन को सही निकाला है। आप भी इसको अप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 78 दे रखा है। तो मान लेते हैं ये, तो एक नंबर को ये मान लेते हैं x+2 x+4 x+3। तो इसका अगर हम सम देखेंगे तीनों का कितना हो जाएगा 3x 12, ये कितना हो गया 78। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 में से 12 गया बटा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 66 है ना। तो 66 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 22 हो गया। तो यानी x की वैल्यू 22, सेकंड लार्जेस्ट ये पूछ रहा है। तो 22 + 4 तो कितना हो जाएगा 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन 26, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा, है ना। विल टेक यू कंप्लीट। अच्छा देखिए 250 किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये सिंपली कुछ नहीं है, 5 घंटा लगेगा। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस 250 दे दिया है। 50 की स्पीड जो दे दी है, क्या नाम है उसकी, किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो टाइम पूछ रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ से 5 घंटे में लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका यानी कि तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी का वजन जो है औसत वजन। तो देखिए ए बी और सी का औसत वजन अगर देखें तो 60 है ना। तो ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे ए और बी का औसत जो वजन दे रखा है वो कितना दे रखा है 30। तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ बी और सी का औसत वजन दे रखा है 70। तो 70 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140। तो बी का वजन पूछ रहा है, तो बी का वजन पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए 160 में 180 में से ए और बी का वजन डाल देते हैं। तो यानी सी का वजन कितना आ जाएगा, यहाँ से सी का वजन आ जाएगा 180 में से जब 60 जाएगा तो 120। अब यहाँ पे अगर हम सी का वजन 120 डाल दें तो बी का वजन कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 20 किलो। तो सही उत्तर जो है इसका वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 20 किलोग्राम। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लास के अंदर है ना 40 छात्र की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए ये क्या है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं क्या कि एक ही सर्कल ले लेते हैं, ये और ये सर्कल। तो ये मान लेते हैं क्रिकेट खेलने वाले, और ये मान लेते हैं हम क्या
टेनिस खेलने वाले, ठीक है ना। और ये इस तरीके से हो गया पूरा। और यहाँ पे ये जो है नंबर, ये कुछ नहीं खेलते। टोटल जो छात्र दे रखे हैं वो क्लास में 40 दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो कॉमन वाला आता है ना, इसको हम देखते हैं। जैसे ये 5 जो दे रखा है, जो विद्यार्थी हैं वो दोनों ही खेल खेलते हैं, तो ये 5 आ गया। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने थे? 15 क्रिकेट खेलने वाले थे। तो देखिए 5 जो है वो क्रिकेट भी तो खेल रहे हैं, तो इस 15 में से अगर 5 जाएगा तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 15 जो है क्या, टेनिस खेलने वाले। तो अब 15 में से 5 तो इधर भी टेनिस खेलना है, तो 10 टेनिस हो गए। तो यानी कि आप कितने हो गए टोटल? तो देखिए 10 10 20 और 5 25। तो बच्चे वाले 15 बंदे जो हैं वो कुछ भी नहीं खेलते, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको हम किससे कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको यूनियन जो करते हैं ना, ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एन, है ना, नंबर ऑफ ए इसको हम कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए ए यूनियन बी में हम नंबर ऑफ ए और बी की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है 15 15 30, और माइनस कर देते हैं कितना, ये 5, तो कितना आ गया 25। तो यानी कि 25 ऐसे खेल हैं, 25 ऐसे बंदे हैं जो कि कोई ना कोई खेल खेलते ही हैं, है ना। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो 25 ऐसे बंदे हैं जो नंबर ऑफ कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अब टोटल 40 है, उसमें से 25 हटा देंगे तो बचा कितना, 15। तो 15 ऐसे बंदे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो इसका तीसरा उत्तर जो है सही हो जाएगा 15। तो आप चाहे इस वाले मेथड से कीजिए फॉर्मूला लगा के, या वेन डायग्राम से, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम पे खरीदता और इसे 732 रुपए कम पे बेचता तो उसे 36% का अधिक लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमें बताना है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, हम ये मान लेते हैं कि 100 रुपए में उसने खरीदा, कोई घोड़ा का, उसका 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था। अब उसने क्या करा, 25% के लाभ पे उसने बेच दिया, है ना। तो 125 रुपए पे उसने बेच दिया। अगर वो उसको 35% पे कम खरीदता, ना, मान लेते हैं ये 35% पे कम खरीदता, यानी कि 65 रुपए पे कम उसको खरीदता, ठीक है। तो अगर आप देखें कि उसको क्या कहता है, अब वो कहता है कि यहाँ पे उसको कितना, अब 36% का लाभ होता। तो 65 का 36% अगर हम निकालें तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 23.4 रुपए, है ना। तो यानी कि अगर 65 में अगर हम अब 23.4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 88.4। तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आया, अब यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया हमारा, ये डिफरेंस आ गया हमारा 36.6 का, है ना। जब 125 में से 88.4 को हम माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ गया 36.6 रुपए का। तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 732 रुपए, ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे हमको ये सीधा सीधा दिख रहा है कितना, ये 20 गुना है ना, ये 20 गुना। तो अब जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो ये 20 गुना होने के बाद सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2000 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और बताता हूँ। देखिए कैसे हुआ कि जैसे हम सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है कि उसने घोड़ा खरीदा 100 रुपए का, है ना, 100 रुपए का घोड़ा खरीदा, तो उसने उसको 25% के लाभ पे बेच दिया, 125 हो गया। अब ये क्या करा उसने, इसको अगर 35% कम पे उसने खरीदा होता, यानी कि 65 पे, तो उसको 36% का लाभ होता। तो 65 का 36% कितना है, 23.04 रुपए। 65 में 23.4 को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 88.4 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 36.6 आ गया। इसी की वैल्यू जो दे रखी है उसको 732 रुपए दे रखी है, जो कि कितना, सीधा सीधा 20 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 20 गुना, जो कि ऑप्शन 2000 हमारा, यानी ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही उत्तर है, 2000 रुपए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्वे के अंदर देखा गया कि 140 स्टूडेंट थे, जिसमें से 60 स्टूडेंट विद्यार्थियों को वीडियो गेम, देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करते हैं, या तो फॉर्मूले से कर लेंगे या हम सीधा सीधा वेन डायग्राम से। तो मैं इसको आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि एक इंडोर गेम खेलते हैं, कुछ आउटडोर गेम खेलते हैं, कुछ वीडियो गेम खेलते हैं, और टोटल 140 स्टूडेंट है, ये हमको ध्यान रखना है।
60 स्टूडेंट जो है वीडियो गेम खेलते हैं, 60 स्टूडेंट वीडियो गेम, 70 स्टूडेंट जो है इंडोर गेम खेलते हैं और 30 स्टूडेंट जो है 75 स्टूडेंट जो है क्या आउटडोर गेम खेलते हैं। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 30 स्टूडेंट जो है क्या खेलते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों गेम खेलते हैं। तो यानी कि 30 स्टूडेंट तो इंडोर आउटडोर गेम खेल लिया। ठीक है जी। अब ये 18 जो है कौन से वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलते हैं। अब ये वीडियो गेम और आउटडोर गेम 18 खेलते हैं। 42 जो है वो वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलते हैं। 42 जो है वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलते हैं। ठीक है जी। अब 8 जो है वो तीनों गेम खेलते हैं। अब एक चीज समझिए कि इस 30 के अंदर और इस 42 के अंदर ऑलरेडी 8 आ चुका है, लेकिन हमने एक बार यहाँ पे ऑलरेडी जो है 8 लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक 8 इनमें से माइनस करेंगे। तो देखिए 30 और 40, 70 और 2 72। अब 72 में से जब हम 8 जो है माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा, तो 72 में से 2 गया 70 और 6 गया, तो हमारा कितना 64। अब ये बचा कितना 64। तो देखिए 70 ये टोटल दे रखा है इंडोर गेम खेलने वाला, है ना। अब ये पूरा 70 में क्या था, ये 30 भी आ गया, ये 8 भी आ गया, 42 भी आ गया और ये वाला कितना आ गया हमारा 64 में से 64। तो अब 70 में से 64 गया तो बचा कितना 6। तो ये 6 ऐसे आदमी हैं जो क्या सिर्फ और सिर्फ इंडोर गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं इंडोर गेम। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अभी क्या कहता है कि आउटडोर गेम खेलने वालों की संख्या स्टूडेंट्स की हमें बतानी है। तो देखिए क्या है कि ये 30 इधर के आ गया, 18 इधर आ गया, लेकिन इस 30 और 18 में ऑलरेडी 8 आ चुका है, लेकिन फिर हमने एक बार और 8 को ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 30 और 18 48, 48 में अगर 8 गया 40, तो इस 75 में से 40 गया तो कितना बच गया, ये हमारा बच गया 35। तो ये 35 ऐसे आदमी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आउटडोर गेम खेलेंगे, एक खेल आउटडोर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, तीसरा उत्तर इसका सही है 35। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। अगर आप चाहें तो इसमें हम क्या सकते हैं, नंबर ऑफ जो हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है इसका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी सेट हो जाएगा नंबर ऑफ सी, है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस कर देंगे हम इसके अंदर क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से हम जो है इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। तो इससे बेटर ये है कि हम वेन डायग्राम से ही हम इसका आंसर निकाल लें। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पाई चार्ट दे रखा है जिसके अंदर बोलता है कि एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 4,910 करोड़ रुपए लगते हैं टोल से कलेक्शन से, और 20% का ही जो है उसमें कमीशन हमें मिलता है। तो देखिए क्या कहता है कि टोटल अमाउंट क्या होगा एजेंसी के द्वारा उसकी कलेक्ट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली क्या था कि जो टोल का पैसा आ रहा था वो कितना आता था, 4,910 रुपए। तो ये तो उसको मिल ही रहा था, है ना। टोटल एजेंसी के द्वारा जो पैसा कितना कलेक्ट किया जाएगा, भैया देखो इतना पैसा तो उसने टोल से ले लिया, अब उस पर 20% उसको और कमीशन मिलेगा, तो इसका 120% हो गया। सिंपली अगर हम देखें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 निमा कितना 108 और ये 109, तो 92 वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस इसमें, कि दोनों एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना। तो देखिए एस और पी का जो है उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, जो पास हो गए एस और पी से। तो देखिए क्या है, एस से जो है 16% पास हुए, इसमें जो है पेन थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, एस में जो है 16% पास हुए और पी में जो है 18% पास हुए। तो देखिए 16% प्लस 18%, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 34%, है ना, ये 34%। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 34% निकालना है किसका, ये 5700 का 34%।
तो देखिए ये परसेंटेज के साइन से ये 2 जीरो यहाँ से चला गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1938। ठीक है ना। अब ये कहता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड, टी और आर में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि उसके अंदर एनरोल किए गए हैं। तो टी कितना है 8% और आर कितना है 10%, तो यानी कि 18% निकालना है किसका 8550 का। ठीक है ना जी। तो देखिए अभी ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से ये 2 जीरो एक जीरो से एक जीरो चला गया। 18 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाता है 90 हो जाएगा। फिर इसको 18 को 5 से करेंगे 90 और 9 99 हो जाएगा। और 18 को 8 से करेंगे 144 और 9 को ऐड कर देंगे तो 153, ये 153 हो गया। फिर ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 1539। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 9 आएगा स्टार्टिंग में इनका डिफरेंस। तो ऑप्शन में सबसे पहला 9 किस में आ रहा है जी, ऑप्शन डी में आ रहा है। हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 399, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जितने क्वेश्चन थे इसके हमने पहले शिफ्ट के कराए हैं। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे हो, और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को देखा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट शिफ्ट में। ये शिफ्ट 1 थी। तब तक के लिए एग्जाम्पल चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।